हेलो, जय हिंद प्यारे छात्रों। आप सबका स्वागत है फिजिक्स के इस क्लास में। तो कल की क्लास में हमने कुछ प्रकाश के बारे में जाने थे। नहीं, सबसे पहले हम ये पूछे कि प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। सबसे पहले प्रकाश के कणिका सिद्धांत बहुत अच्छी बात। तरंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया? हाइगेंस। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में किसने बताया? कब बताया? 1900 ईस्वी में। तो क्या आइंस्टीन जो है कण के बारे में प्रकाश को कण कहा या तरंगदैर्घ्य कहा? कण कहा। बहुत अच्छी बात है, गुड। अच्छा, एक बात और बताइए कि डी ब्रोगली ने कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैत सिद्धांत। इससे हमें क्या पता चला? अर्थात इससे हमें ये पता चला कि जो प्रकाश जो है हमारा वो कण भी है और क्या है? तरंग भी है। और इसीलिए डी ब्रोगली तरंग लेम्डा बराबर h/mv दिया। h/mv दिया। और यहाँ तक हम बता दिए थे। एक और बताए थे कि साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई देना किसकी वजह से? व्यतिकरण की वजह से, है ना? हाँ, सरफ का भी जो चमकीला दिखाई देगा, जो चमकीला दिखाई दिया वो क्या है? व्यतिकरण है। अच्छा, ये बताइए कि उड़ता हुआ जहाज के परछाई न बनना क्या है? ये विवर्तन है। क्या है? विवर्तन है। अच्छा, ये बात एक बार और बताइए कि हाइगेंस न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन साहब वो कहे थे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। तो हाइगेंस आए थे। कौन आए थे? हाइगेंस। और हाइगेंस आए और हाइगेंस ने बताया कि जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो फिर पेड़ के पत्ते की परछाई गोल क्यों? तो क्या न्यूटन के पास इसका कोई जवाब था? नहीं। ध्रुवन से क्या पता चला? हाँ, कि प्रकाश जो है एक ऐसा तरंग है। और ध्रुवन की क्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ध्रुवन की क्रिया पर एकदम चुप रहना, बर्दाश्त कर ले रहना है। ध्रुवन की क्रिया प्रकाश में होगी या ध्वनि में होगी? हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है ना? प्रकाश की क्रिया, प्रकाश की मतलब ध्रुवन की क्रिया, किसकी? ध्रुवन की क्रिया प्रकाश में होगी कि ध्वनि में होगी? है ना? बताएगा शशि। हाँ, ध्रुवन की क्रिया किसमें होगी? गुड, एकदम प्रकाश में होगी। ध्रुवन की क्रिया प्रकाश में होगी। और इस, है ना, क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि देखो ध्रुवन जो होती है ना, इस तरह से चलती है ना, ऊपर भी हमारी आवाज जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस पर, है ना, क्षैतिज भी, है ना, क्षैतिज भी, और इधर ऐसे सामने भी हमारी आवाज जाएगी, है ना। तो आवाज, साउंड को हम नहीं रोक सकते हैं सर, लेकिन यही प्रकाश की बात करें तो प्रकाश को हम निश्चित दिशा दे सकते हैं कि सिर्फ प्रकाश मेरा सिर्फ ऐसे ही जाए। हम बताए थे एक बातों को कि जैसे दत्तमान, एक दत्तमान, हाँ, नीम या किसी का दत्तमान, और दत्तमान को डंटी इधर उधर छिटाल रहता है पूरा, और एक बार यहाँ से धरे क्या पूरा साफ हो गया। दैट इज ध्रुवन। क्या है? ध्रुवन। कोई दिक्कत? हाँ, किसका? ध्रुवन का परिभाषा ये था। ध्रुवन का परिभाषा तो कुछ है नहीं, लेकिन ध्रुवन के बारे में सिर्फ यही पूछता है कि ध्रुवन किसमें होता है। तो ध्रुवन किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में। क्यों प्रकाश में हो रहा है? देखे ना, क्लियर ना? ध्रुवन, व्यतिकरण क्लियर है, व्यतिकरण क्लियर है। तरंग के कैसे पता चला कि जो ध्रुवन है ना, किससे पता चला कि एक जो हमारा प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग है? किससे पता चलता है? तो ध्रुवन से पता चला कि हमारा जो प्रकाश है कैसे तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और यहाँ से हमको अब चलना है दर्पण पर। किस पर? दर्पण पर।
कोई दिक्कत है? तो दर्पण की ओर हम आज चलते हैं कि दर्पण से आज अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दर्पण से। यहाँ से आपको क्वेश्चन टकराएंगे, एकदम निश्चित टकराएंगे, है ना। क्वेश्चन को टकराते यहाँ पर एक आपको पढ़ना है प्रतिबिंब। कौन से? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब होता है क्या बनना? इमेज, परछाई। जैसे कि देखो मेरा प्रतिबिंब, मेरा प्रतिबिंब परछाई नहीं, मेरा क्या है? प्रतिबिंब। दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। कितने प्रकार के? हाँ, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। नहीं, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कोई दिक्कत? अब यहां से तो प्रतिबिंब को हमने बताया, अब डायरेक्ट हम चलेंगे दर्पण पर। किस पर? दर्पण पर। दर्पण, दर्पण को हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर। हम लोग बहुत दर्पण देखे हैं। सवेरे सवेरे उठते हैं, एक बार चेहरा देख लेते हैं ना कि वो ठीक है, बाल ठीक है ना जी, हाँ एकदम ठीक है सर। यही दर्पण है। क्या है? दर्पण है ना। हम देखते हैं, है ना। बोरलिंग उर्लिंग तो नहीं लगाना रहता है तो देख लेते हैं। हाँ, कंघी अभी हम छुए नहीं किए हैं। नहीं, कंघी बस एक बार ऐसे बाल ताली तेल लगा लिए, कड़वा तेल, है ना, उसके बाद चलो ठीक है। नहीं, तो ये क्या है? दर्पण। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, दर्पण किसे कहेंगे? नहीं, दर्पण किसे कहेंगे? तो दर्पण के किसी एक सतह पर कलई रहता है। किसी एक सतह पर कलई रहेगा, है ना। किसी एक सतह पर, दर्पण के किसी एक सतह पर क्या रहते हैं? कलई रहते हैं, और दूसरे सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, दूसरे सतह पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, जिससे हमारा फिगर दिखाई देता है, उसको ही हम कहते हैं क्या? दर्पण। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, बड़ा इंपॉर्टेंट, दर्पण, मिरर, है ना। इस पर जो कलई रहता है, पूछ देता है सवाल कि ये किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? तो एकदम बढ़िया से ध्यान रखना है कि इस पर जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है। किसका? लाल का। किसका? लाल का। किसका? हाँ, लाल का, लाल का। किसका? लाल का। और यह सिंदूर भी रहता है। कौन? सिंदूर। सिंदूर देखे हैं आप? सिंदूर, लाल कलर, और किसका? सिंदूर का रहता है। इस पर कलई किया हुआ। किसका? अब फिर आ रहे उस पर भी हम आ रहे हैं। अब हमारे काम आपको जीरो से हीरो बना देना। जीरो से कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, आप अपने पास रखिए। समझ गए? कितना जानते हैं, क्या जानते हैं। एक क्वेश्चन आपसे छूट जाए तब फिर हमसे कहिए कि सर ये वाला बतिया आप नहीं बताएं, है ना, है ना। हाँ, तो अभी हम जीरो, क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, इसी में पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले दर्पण की बात करें। दर्पण उसे कहे जिसकी एक सतह, किसी भी एक सतह क्या होती है? कलई होती है, और दूसरे सतह पर पूर्ण परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन मतलब हम परावर्तन करके अपनी इमेज को देख सकते हैं। जब तक कलई नहीं रहेगा तो क्या इमेज बनेगा? नहीं। देखेंगे इसे ना, उधर देख लिया, हाँ, है ना। जैसे गाड़ी जो रहता है उस पर ऐनक जो रहता है, तो इधरों से देख लेते, उधरों से देख लेते हैं। अगर उस पर एक तरफ से कलई कर दिया जाए, है ना, या पेंट कर दिया जाए, लाल पेंट कर दिया जाए सिंदूर के द्वारा, तो क्या फिर मिरर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अर्थात दर्पण बन जाएगा। नहीं तो किस रंग का रहता है? लाल और सिंदूर, लाल और सिंदूर। और इस पर पारा का लेप चढ़ा के, किसका लेप चढ़ा के? पारा का लेप चढ़ा करके, पारा का लेप चढ़ा करके, और सिंदूर को ऊपर से चिपका दिया जाता है। किसको? सिंदूर को। बन गया क्या? मिरर बन गया। क्या बन गया? मिरर। दर्पण। किसका लेप? सवाल कहूं से पूछे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन नहीं। किस रंग का प्रयोग होता है? लाल। सिंदूर। किसका लेप चढ़ा रहता है? पारा का लेप चढ़ा रहता है। अब बाकी आप पारा का ही लेप चढ़ा के सिंदूर को उस पर से चिपका दिया जाता है। आप देखिएगा लाल 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 टाइप के मिरर के पीछे आपको दिखाई देगा, है ना। और पारा का लेप, हाँ एकदम। और इस पर सिल्वर क्लोराइड का भी लेप चढ़ाया जाता है इसके पीछे। किस पर? हाँ हाँ, सिल्वर,
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का किस पर, सिल्वर क्लोराइड का किस पर, सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड का इस पर लगाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इसमें से तुम देखो है ना, सिल्वर क्लोराइड का। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में जाने, दर्पण के बारे में जाने। फिर से एक बार हम देखेंगे दर्पण को, फिर से किसको देखेंगे, दर्पण को। दर्पण किसी एक सतह क्या रहता है, कलई, और दूसरे सतह पर हमारी क्या बनती है, प्रतिबिंब बनेगी, है ना, इमेज बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं। दर्पण किस रंग का प्रयोग होता है, लाल और सिंदूर। इस पर किसका लेप चढ़ा रहता है, पारा का लेप चढ़ा रहता है, किस पर, पारा का। और इसमें सिल्वर क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है, मतलब इसको कलई करने में, क्या करने में, कलई करने में। यहां से थोड़ी से आगे चलेंगे, यहां से थोड़ा सा आगे चलेंगे। दर्पण जो है, कौन, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। बड़ा बढ़िया से सुनेंगे कि दर्पण जो हमारा है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है, वो पहला होता है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। पहला कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है गोलीय दर्पण। बढ़िया से सिर्फ सुनना है, गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला जो हमारा हो गया समतल दर्पण हो गया, और दूसरा हमारा हो गया गोलीय दर्पण। पहला हमारा समतल दर्पण, दूसरा हमारा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे सर, तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, सिर्फ सुनना है, सिर्फ क्या करना है, सुनना है। इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह एकदम प्लेन होता है, मतलब बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। इसका परावर्तक सतह कैसा, बराबर। किसका, समतल दर्पण का। इसका परावर्तक सतह बराबर। पूछेगा समतल दर्पण किसे कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन समतल दर्पण पूछता नहीं है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण के डायरेक्ट उपयोग पूछता है, इसकी प्रतिबिंब पूछेगा तो हम समतल दर्पण को चलेंगे। गोलीय दर्पण, कौन से, गोलीय। गोलीय दर्पण आपको पता है कि सर गोलीय है तो इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, गोल होगा। इसका परावर्तक सतह गोल होगा। और इसी में गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों ने, दो भागों में बांटा गया। और गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटने के बाद एक का नाम हुआ उत्तल दर्पण और एक का नाम हुआ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कोई दिक्कत है नहीं। गोलीय दर्पण को ही दो भागों में बांटा। अब हल्ला मत करो, सिर्फ सुनो। गोलीय दर्पण को कितने भाग, दो भाग। एक कौन से, उत्तल दर्पण, एक कौन से, अवतल दर्पण। सर उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल, उसे उठा, उसे उत्तल, उसे उठा, अ से अवतल, धंसा। जब इसका उठा है तो इसका क्या है, धंसा है। इसका उठा है तो इसका धंसा है। कोई दिक्कत है नहीं। तो उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ, कैसे, उठा हुआ। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। और उत्तल दर्पण में बड़ा इंपॉर्टेंट, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में अंदर से कलई किया हुआ रहता है, किधर से, और अवतल दर्पण में, हाँ हाँ, अवतल दर्पण में बाहर से कलई किया रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हम पूछेंगे, साहिल से पूछेंगे कि बताइए कि अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है इधर बनेगा कि इधर बनेगा। प्रतिबिंब छाया, मतलब कहाँ अपनी फिगर को इधर देखेंगे कि इधर देखेंगे।
इधर की नालायक कहेगा, इधर शीशा लगल है, इधर शीशा इधर लगल है, और इधर शीशा नहीं लगल है, इधर शीशा लगल है और इधर शीशा नहीं लगल है, इधर कलई किया गया है, उसको पेंट किया गया है, ये देखो कलई किया गया है। तो तू फिगरवा एने शीशा को उल्टा देखेगा कि एने में देखेगा? तो ये नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा। समझ गए ना? यही में बच्चा कंफ्यूज है, यही में बच्चा क्या है, कंफ्यूज है। ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण में परछाई जो अपना फिगर प्रतिबिंब किधर बनेगा सर? इधर बनेगा। तो इधर है, इधर किधर है? दाईं और बाईं ओर है ना, इधर इधर किधर? हाँ, और इस तरफ हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब। मतलब कलाई जिधर रहेगा उधर प्रतिबिंब बनेगा। इधर इसमें किधर बनेगा? इधर ही, इधर ही बनेगा। कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को जाना। बोलिए दर्पण के दो भाग, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। फिलहाल हम समतल दर्पण के पास आते हैं। उसके बाद इसका थोड़ा सा पहले समतल दर्पण को जानेंगे, इसमें क्या क्या विशेषता है, फिर हम उत्तल दर्पण को आएंगे, फिर अवतल दर्पण को आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम किस पर चलेंगे? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बड़ा इंपॉर्टेंट कि समतल दर्पण के फोकस दूरी, समतल दर्पण के फोकस दूरी, फोकस समतल दर्पण के फोकस दूरी, समतल दर्पण के फोकस दूरी, समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत होती है। बड़ा यहाँ से इंपॉर्टेंट एकदम खड़े सवाल पूछेगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। सर अनंत क्यों? अनंत क्यों? तो क्या इस समतल दर्पण कभी क्या गोलीय दर्पण बनेगा? आइए दम जाते रहेगा दूर दूर तक। क्या इसकी त्रिज्या कोई निश्चित है? नहीं, पूरा दूर दूर तक जाएगा। समतल दर्पण है, कहां तक जाएगा कोई लिमिटेड ही नहीं है। इसीलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी को हम फोकस दूरी को F द्वारा सूचित करते हैं, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। कोई दिक्कत है? किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसकी आवर्धन क्षमता, इसकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, इसकी आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। बिंब वस्तु, हाँ बिंब मतलब वस्तु। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। इस सब बातों को एकदम दो बात पूछता है, इसलिए हम दो बातों को बहुत जोर तोड़ से ध्यान दिए थे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होता है, +1 होता है। क्यों होता है जब हम आवर्धन आपको बताएंगे तो क्लियर कर देंगे क्यों 1 होता है। समझ गए? फिलहाल इसको अभी याद रखना है। कुछ हम अब आएंगे समतल दर्पण के गुण के बारे में कि समतल दर्पण के क्या क्या गुण है, समतल दर्पण के क्या क्या गुण है। तो समतल दर्पण के हम गुण के पास आएंगे। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण। अब देखो समतल दर्पण की गुण की बात करें तो पहला समतल दर्पण के गुण है कि यदि आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो मिरर आपकी ऊंचाई का आधा मिरर की ऊंचाई होना चाहिए। मतलब h/2 नहीं समझे? जैसे मेरा हाइट 6 फीट है, मेरा हाइट कितना है? 6 फीट। हम कहेंगे कि मैं अपना पूरा प्रतिबिंब पैर से लेकर मुड़ी तक देखने के लिए कितना ऊंचा दर्पण की आवश्यकता होगी? तो h के जगह रखना है 6/2, 2 तिया 6,
3 फीट सर। कितने फीट? 3 फीट। क्या दिक्कत है? तो पहला गुण हमने ये देखा, समतल दर्पण के पहला गुण हमने ये देखा कि किसी भी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण मतलब h/2 होनी चाहिए। h/2। h क्या है? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई कितना? वस्तु की ऊंचाई है। जैसे संतोष के हाइट 5 फीट। कितना? 5 फीट। कितना दर्पण की जरूरत पड़ेगी? 2.5 फीट। कितना? 2.5 फीट। 5 के आधा 2 से भाग करना है। किससे? 2 से। पार्वती बताएगी कि एक लड़का है, उसका नाम विष्णु है, उसका हाइट 10 फीट है। कितना फीट? 10 फीट। तब प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए कितना दर्पण? 5 फीट। कितना? 5 फीट। एकदम क्लियर है। लड़की समझ गई, इसका मतलब लड़का समझ रहा है ना। आगे थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे और हाँ, यदि यहां से यदि दो प्रावर्तक सतह यदि थीटा कोण के साथ परावर्तित हो रही है, दो प्रावर्तक सतह यदि थीटा कोण के साथ परावर्तित हो रही है, तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको 360 बटा थीटा से ज्ञात करते हैं। 360 बटा थीटा। प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 बटा थीटा का प्रयोग करते हैं। यदि दो प्रावर्तक सतह यदि थीटा कोण से विचलित हो रही है, थीटा कोण पर बढ़ रही है, तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 बटा थीटा। यदि 360 बटा थीटा का मान सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए? सम संख्या आ जाए, तो इसमें से सम संख्या आ जाए तो इसमें -1 कर देंगे। यदि इसमें विषम संख्या आ जाए तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। यदि इसमें पॉइंट आ जाए, दशमलव आ जाए, क्या आ जाए? दशमलव आ जाए, तो दशमलव के बाद वाले संख्या को नहीं लिखा जाता है, दशमलव के पहले वाले संख्या को ही लिखा जाता है। समझे कि नहीं समझे? आपको पढ़ना था यही तक, लेकिन हमसे दशमलव देते बच्चे के तक, इसको खींच लेते हैं हम, इसको भी खींच लेंगे, है ना। तो ये देखें, यदि दो प्रावर्तक सतह यदि थीटा कोण पर विचलित हो रही है, किस कोण पर? थीटा कोण पर विचलित हो रही है, तो इसमें कितनी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 बटा थीटा का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन कैसे रहेगा सर? क्वेश्चन कैसे रहेगा? यदि हम कहें कि यदि दो प्रतिबिंबों के अर्थात दो प्रावर्तक सतह के बीच की कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री है। हम पूछेंगे कि बताओ प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? प्रतिबिंबों की संख्या देखेंगे सर, तो 6 हो जाएगा। 6 सम है कि विषम है? तो सम है। 6 में से 1 घटा दिए, कितने? 5 को प्रतिबिंब की संख्या बनेगी। कितनी प्रतिबिंब की संख्या? 5 प्रतिबिंब की संख्या। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से यहां वंस मोर, हम अगर इसी को कहते कि यदि थीटा का मान 30 डिग्री है, कितना डिग्री? 30 डिग्री है, तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो ये देखो, है ना, 360 बटा कितना? 30। 360 बटा 30। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये देखो कि कितना? 12। देखेंगे 12 सम है कि विषम है? क्या है? सम है। तो प्रतिबिंबों की संख्या 1 घटा देंगे सर, कितना निकला? 11 निकला। हाँ, विषम रहेगा तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, विषम रहेगा तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ये देखेंगे हम विषम रहे तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पर विषम भी हम कर लेते हैं, यदि थीटा का मान, है ना, यदि 40 डिग्री है, कितना डिग्री है? 40 डिग्री है, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। किसकी? प्रतिबिंबों की संख्या। तो 360 बटा थीटा, थीटा की जगह कितना? 40, थीटा की जगह 40। 0 से 0, 4 नमा 36। कौन सम है कि विषम है? सर विषम है। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी? 9।
प्रतिबिंबों की संख्या 9। क्या कोई दिक्कत है? क्लियर ना? थोड़ा सा वीडियो को रोको तो इंक भरना हमको, ठीक है ना? अब देखेंगे इधर हिला वाला नहीं ना है कैमरा, ये सब दीवार वाला ना आ रहा है, ठीक है ना? अब देखेंगे इधर, है ना? तो ये प्रतिबिंब की संख्या, ये 2 गुण देखे हम लोगों ने, कितने गुण? 2 गुण। तीसरा गुण की बात करेंगे। कितना गुण की बात? तीसरा गुण की बात। तीसरा गुण ये है कि समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर क्या बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे। ये हम लोगों ने कितना गुण को देखा? तीसरा को देखा। किसका? तीसरा को। इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, यह काल्पनिक और सीधा और वस्तु के क्या? बराबर। काल्पनिक और सीधा वस्तु के बराबर। काल्पनिक और से मतलब जैसे समतल दर्पण में जैसा लकड़ी को देखिएगा, हाँ, काल्पनिक मतलब जैसे ही लकड़ी है एकदम जैसे हमको दिखाई दे रहा है वैसे ही, और समतल दर्पण में जैसे इस वस्तु को देखिएगा सेम हूबहू वैसने आपको दिखाई देगा, है ना? काल्पनिक कैसे? काल्पनिक एकदम जैसा आप है वैसने दिखा। ऐनक में देखिए, हाँ हाँ, काल्पनिक मतलब सीधा वस्तु को क्या? मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही आपको दिखाई दिया जाएगा। किसमें? समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। एक बात यहां से और हम चलेंगे चौथा नंबर। कितने नंबर? चौथा नंबर। इसमें बात है कि तो बताएं दिए। अच्छा, समानांतर। यदि समानांतर दर्पण, कौन से? समतल दर्पण। कौन से? समतल दर्पण में यदि समानांतर हो, कैसे हो? समानांतर हो, और इसके बीच में वस्तु रख दिया जाए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। इधर से भी दर्पण और इधर से भी दर्पण रहे, अगर समानांतर में रहे, जब 2 दर्पण किस में रहे? समानांतर में। कैसे? समानांतर में, और इसके बीच में कोई वस्तु रख दे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अनंत पर। कैसे? अनंत पर। हाँ, जैसे देखो पूरा दूर दूर तक पता नहीं चलता है कहाँ तक बना है। मतलब जब समानांतर रहे तो क्या प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत पर। तो ये है किसका गुण था? तो समतल दर्पण के गुण था। तो समतल दर्पण को फिर से एक बार रिकैप करें क्या? समतल दर्पण के परावर्तक समतल दर्पण किसे कहेंगे? तो समतल दर्पण के परावर्तक सतह बराबर होते हैं। समतल दर्पण के परावर्तक सतह बराबर होते हैं। इनकी फोकस दूरी अनंत होती है और इसका आवर्धन क्षमता +1 होता है। ये किस दर्पण की बात है? समतल दर्पण। समतल दर्पण के कुछ गुण है। समतल दर्पण के कुछ गुण है। यदि किसी वस्तु को प्रतिबिंब दिखना है समतल दर्पण में तो उसकी ऊंचाई क्या? हाफ होना चाहिए क्या? दर्पण। उसके बाद देखिए यदि कोई 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर विचलित हो रही है तो इसकी प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 बटा थीटा का यदि 360 बटा थीटा में अगर मान सम संख्या आ जाए -1 कर देंगे। यदि विषम संख्या आ जाए ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। यदि दशमलव में आ जाए, किसमें आ जाए? दशमलव, तो सिर्फ अगर देखो ऐसे कि मान के चलो कि 3.9 आ गया तो कहेंगे सर 9 आ गया, लगता है 4 ले लेने का। नहीं, 3 होगा। कितना? 3 होगा। 5.629 रहे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? 5 होगा। मतलब दशमलव के बाद वाले संख्या को नहीं लेंगे। तो ये आपको प्रतिबिंब की क्या निकल जाएगी? संख्या। तीसरा, जितना समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। सवाल पूछेगा कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें जितना दूरी पर वस्तु उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में, है ना? इसमें सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। नहीं, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में? तो किस दर्पण में? समतल दर्पण में। क्या समतल दर्पण में कोई दिक्कत है? क्लियर है क्या निशांत? एक बार खड़ा हो जाओ।
समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है आयुष? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। इसका आवर्धन क्षमता कितना होता है? +1। आवर्धन क्षमता +1। बैठो साहिल। यदि यदि आपकी ऊंचाई 6 फीट है तो आपको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी? 3 का। बहुत अच्छी बात, एकदम गुड है ना, एकदम क्लियर है। बताइए कुछ, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अगर यदि दो समतल दर्पण समानांतर में हो, किसमें? समानांतर में, और इसके बीच में वस्तु हो, इसके बीच में वस्तु हो, है ना, तो बीच में वस्तु हो तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कितना दूर तक प्रतिबिंब बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। बैठ, क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ बताना है, क्या क्लियर है ना? बताइए कि वह कौन सी दर्पण है जिसमें जितना दूरी पर वस्तु रहे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? हाँ, मतलब जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कौन दर्पण में? समतल दर्पण में, है ना। समतल दर्पण किसे कहेंगे हम? समतल दर्पण किसको कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह बराबर होता है, नहीं बराबर है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो जाए? बराबर, उसे कौन से दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण से विचलित हो रही है, किस कोण से? थीटा कोण से, तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे? थीटा चुप रहो। दो समतल दर्पण थीटा कोण पर विचलित हो रही है तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे? हाँ, 360 बटा थीटा। चलो बैठो। रोहित, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण से विचलित हो रही है तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर, यदि 360 बटा थीटा का मान सम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे? अगर विषम संख्या आ जाए तो जो कहते हैं, यदि पॉइंट आ जाए तो पॉइंट के बाद वाला नहीं लिखेंगे। गुड, बहुत अच्छे, हमको लगता है एकदम क्लियर है ना। क्लियर, बढ़िया से सुना करो ना, लाइक, है ना। एको बात हम नहीं छोड़ते हैं, एको बात छोड़े है एकदम, एक बात क्या है? क्लियर है, एक बात क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे अब हम बढ़ेंगे और यहाँ से अब हम थोड़ा सा चलेंगे किस दर्पण पर? गोलीय दर्पण पर। किस दर्पण पर? गोलीय दर्पण पर। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं थोड़ा सा वीडियो को रोक करो, रोको। अब देखेंगे समतल दर्पण के बारे में हमने देखा, समतल दर्पण के बारे में हमने देखा। अब हम किस दर्पण पर आएंगे? हम गोलीय दर्पण। किस दर्पण पर? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम जाने कि उत्तल दर्पण और दूसरा कौन से? अवतल दर्पण। आइए अब यहाँ से, अच्छा ये बताओ, यह कौन सा दर्पण हमने बनाया? ये कौन से दर्पण बनाया? तो अवतल दर्पण। कौन से दर्पण? अवतल दर्पण। और ये देखिए अवतल दर्पण तो कलाई किधर से? समझ गए ना? ये कौन सा दर्पण है? अवतल। कौन से? अवतल। कोई दिक्कत है? अगर इसको हम ऐसे कर दें, कौन से दर्पण? उत्तल। कलाई किधर से? अंदर से। किधर से? अंदर से, बंदर से। ये कौन से है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। बढ़िया से बात को समझना है, बड़ी तरीके से बात को समझना है। देखिए यह दर्पण है, यह क्या है? दर्पण है, और ये अवतल है, और ये कौन सा है? उत्तल है। अच्छा ये बताइए कि इसमें जो हमारा प्रतिबिंब है
इधर बनेगा कि इधर बनेगा, तो इधर बनेगा, कोई दिक्कत। इसके इधर बनेगा कि इधर बनेगा, इधर बनेगा, किधर, इधर। अच्छा, दाएं की बाएं, तो बाई किस तरफ, बाई किस तरफ, बाई। मतलब सवाल यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दर्पण में वो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा प्रतिबिंब किधर बनेगा, इस तरफ, है ना। दाएं की बाएं, तो हर एक तरफ किधर, बाएं तरफ। हाँ, अब देखेंगे यहाँ से यह सब बातों को देखेंगे, दर्पण के यही बीच वाले जिससे, अच्छा ये बताइए कि इसको ऐसे ऐसे करके हम क्या एक गोल बना सकते हैं, तो क्या ये गोलीय दर्पण हो गया। और गोलीय दर्पण में, किस दर्पण में, गोलीय दर्पण में बीच में एक होता है केंद्र, क्या होता है, केंद्र। और इसको हम सी से, और इसी को हम वक्रता केंद्र के रूप में जानते हैं, वक्रता केंद्र के रूप में जानते हैं। और वक्रता केंद्र से यहाँ पर एक बिंदु मिलता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मतलब दो जहां पर काट रहा है उसको हम, ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं, किससे, P से। और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। किस अक्ष के नाम से, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है। बढ़िया तरीकों से यहाँ से बातों को हम समझेंगे। सेम टू सेम यही यहाँ भी वही हाल है, यह भी वही हाल है। अब इसमें भी वही हाल की बात होगी। फिलहाल हम इसको देख रहे हैं कि ये, अच्छा पूछेगा कि मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र एवं मूल बिंदु, वक्रता केंद्र एवं मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र, मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां से यदि कोई रेखा आया और इससे टकराया और यहाँ पर आके कट गया, और इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको हम, तो इसको हम फोकस के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। तो फोकस किसे कहेंगे, फोकस किसे कहेंगे, आपतित किरण, कौन से किरण, आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट देती है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। हाँ, पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट कर दिए हम, है ना। तो तीनों बात क्लियर करेंगे, यहाँ से तीनों बातों क्लियर करेंगे। हम फोकस किसे कहेंगे, तो आपतित किरण, कोई भी आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर के मुख्य अक्ष को न काट रही है, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट देती है उसे हम फोकस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी को फोकस से लेकर के और मूल बिंदु के बीच की दूरी को हम F कहते हैं, फोकसांतर के नाम से जानते हैं। किसको क्या कहेंगे, फोकसांतर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, फोकसांतर। और यहाँ से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि वक्रता केंद्र से लेकर के मूल बिंदु तक, के हम दूरी को त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसको हम R द्वारा सूचित करते हैं। और ये देखो, त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या फोकस की आधी होती है, इसलिए F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। तो क्या इतना बात समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से देख लेंगे इसको। बड़ा पेचीदा सवाल है ये, कैसा सवाल है, पेचीदा सवाल है एकदम। हाँ, यहाँ से देखेंगे, ये है कौन से, वक्रता केंद्र। ये कौन से, वक्रता केंद्र। मतलब
अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण के बीच वाले क्षेत्र को, बीच वाले बिंदु को हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु किसे कहेंगे? मूल बिंदु किसे कहेंगे? अवतल दर्पण के बीच वाले सतह को हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे, है ना, है ना। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र और मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे।